Good morning, everyone. Welcome you all on my channel NEET Qualifiers. चैनल के नाम से आपको पता लग रहा होगा कि ये नीट के लिए स्पेशलाइज्ड है और स्पेशली नीट बायोलॉजी को का जो लेक्चर्स हैं यहाँ पे आपको मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको स्ट्रेटजीज मिलेंगी जो आपके नीट की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगी और हमारी कोशिश है कि आपका जो प्रिपरेशन वो होलिस्टिक वे में हो हमेशा, चाहे वो फिजिक्स की बात हो, चाहे केमिस्ट्री की बात हो, चाहे बायोलॉजी की बात हो। और मैंने टारगेट किया है 11th वाले बच्चों के लिए जो इस साल 11th में गए हैं कि इनकी पूरी की पूरी बायोलॉजी 11th 12th की बाई दिसंबर और जनवरी 2025 और दिसंबर 2024, ठीक है, यहाँ तक फिनिश हो जाए। यू स्टिल हैव सफिशिएंट टाइम और प्लान के अकॉर्डिंग और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, अगर आप वैसे करेंगे रेगुलरली, क्योंकि आपको रेगुलर करना है ये, अगर ये करेंगे तो आप रेडी रहेंगे। आपको 12th में जाने पर आपको बायोलॉजी का टेंशन नहीं रहेगा, आपको खाली टेंशन किसका रहेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। और जब खाली आपको दो ही सब्जेक्ट पढ़ने रहेंगे पूरे साल और इस साल पढ़ ही रहे हैं, तो सोचिए कि मतलब आपकी प्रैक्टिस किस लेवल पे होगी। बस आपको क्या चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए और फोकस चाहिए। ये जो फोकस वर्ड है ना, ये बिल्कुल एकदम ऐसे रहना चाहिए कि इतना इसके बाहर ये है ना, तो इसके बाहर इतनी रिजिड वॉल होनी चाहिए कि आप मतलब इधर उधर देखना भी चाहें तो ना देख पाए। कहानी समझ में आ रही है? और ये तब तक रहना चाहिए एटलीस्ट जब तक ये एग्ज़ाम क्वालिफाई ना हो जाए। और अगर प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 11th में है तो बाई 2026 आपकी कहानी हो जाएगी ख़त्म। और अगर आप 12th में है तो आपकी कहानी 2025 में ख़त्म हो जानी चाहिए। क्लियर है कि नहीं? ओके। सो चलिए अगला टॉपिक हम न्यूक्लियस का पढ़ते हैं। हम बताए लास्ट क्लास में कि ये लास्ट सेशन ऑलमोस्ट चल रहा है, लास्ट सेल का। सो न्यूक्लियस एक्चुअली में किसी भी सेल का क्या होता है, कंट्रोल सेंटर होता है। क्या होता है? कंट्रोल सेंटर, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एज सच नहीं होता है, क्योंकि ये न्यूक्लियर की ये जो बाहर की मेम्ब्रेन हमको दिख रही है ना, ये मेम्ब्रेन नहीं होती है प्रोकैरियोट में। लेकिन यूकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपर होता है, इसीलिए इसको हम प्रॉपरली न्यूक्लियस टर्म देते हैं। और प्रोकैरियोट में हम इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, केवल क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल असेंबल्ड ऐसे रहता है। क्लियर है? सो न्यूक्लियस, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? शुरू में ही हमने देखा है, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने की थी, ठीक है। कब? 1831 में। ये कंट्रोल सेंटर है। कंट्रोल सेंटर का क्या मतलब होता है? जो पूरी सेल को कंट्रोल करे। तो बेसिकली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऐसे आपको डीएनए, ठीक है, क्या होता है, डीएनए होता है। और एक और डार्कर स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये जैसे हम डार्क ही बना रहे हैं ऐसे आपको ये दिख रहा है ना, ये डार्कर स्ट्रक्चर हम बनाए क्यों, यहाँ बना हुआ है, हम खाली आपको आउटलाइन कर देते हैं। ये सी, ये क्या होता है, ये होता है न्यूक्लियोलस, ठीक है। सो राइबोसोम की जो क्या बोलते हैं फॉर्मेशन की मशीनरी होती है, वो यहाँ से भी एसोसिएटेड होती है। सो डीएनए का मेन काम क्या होता है, डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो डीएनए यहाँ से जब सेल डिवाइड करती है तो दूसरी जगह भी जाना चाहिए। और सेल को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, जो भी प्रोटीन उसको चाहिए, ठीक है, जो भी प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए या जो भी चाहिए, तो जीन का एक्सप्रेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। तो जीन का एक्सप्रेशन कैसे होगा अल्टीमेटली, जब हम क्या करते हैं, डीएनए से आरएनए बनाएंगे, ठीक है। आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, ठीक है। और इसी के बेसिस पे क्या होता है, जीन एक्सप्रेशन होता है। क्लियर है कि नहीं? बेसिकली सो डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अभी हम पढ़े नहीं, पढ़ेंगे। आरएनए से जो प्रोटीन बनने का प्रोसेस होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन बोलते हैं। अनुवाद हो रहा है यहाँ पे, ट्रांसलेशन हो रहा है। और डीएनए से डीएनए ही बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं हम, रेप्लिकेशन बोलते हैं। नहीं? यस। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं।
कहानी क्लियर है? क्लियर होनी चाहिए। तो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। और जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है ये साइटोप्लाज्म में होता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमने पहले ही पढ़ा राइबोसोम की ज़रूरत होती है, और राइबोसोम न्यूक्लियस के अंदर नहीं बाहर पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, स्पेशली इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, और कुछ कुछ साइटोप्लाज्म में भी बिखरे होते हैं, स्पेशली आप अगर बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। तो कहानी क्लियर हुई। तो न्यूक्लियस यहीं से कंट्रोल करता है, ये जो है ना मैकेनिज्म आरएनए बनाने का, यहीं से कंट्रोल होता है कि इसके बाद अगर ये नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेंगे, प्रोटीन नहीं बनेगा तो कंट्रोल कैसे होगा, एंजाइम रहेंगे नहीं सेल में तो कैसे होगा काम, क्योंकि जो मैक्सिमम जो एंजाइम्स हैं वो क्या है, प्रोटीन है। केवल राइबोजाइम्स जो हैं उनको छोड़ के सारे एंजाइम क्या है, प्रोटीनेशियस होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो सेल है ना, पूरे सेल का न्यूक्लियस जो है पूरे सेल को कंट्रोल करता है। जैसे हमारा ब्रेन है ना, तो इसको आप ब्रेन कर सकते हैं, सेल का ये ब्रेन है, क्या है, ब्रेन है, कंट्रोल सेंटर या ब्रेन। जैसे हमारी बॉडी के लिए ब्रेन कंट्रोल करता है, वैसे ही ये क्या करता है, ये सेल को कंट्रोल करता है। क्लियर है इतनी चीज़ें? इसी जेनेटिक, ये जो बताया ना, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, ठीक है। तो डीएनए ऐसे बिखरा रहता है, ऐसे अकेले थोड़ी बिखरा रहेगा। तो ये एसोसिएटेड होता है किससे, कुछ प्रोटीन्स होते हैं यहाँ पे, और इन प्रोटीन को ह्यूमन के केस में या जो हमारी तरह एनिमल सेल हैं, यूकैरियोटिक सेल्स हैं, उसमें ये कौन सी होती हैं, बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन होती हैं, बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन बेसिकली, और इनका नेचर भी क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है। अभी आगे देखेंगे बेसिक नेचर क्यों होता है, क्यों होता है भाई, आर्जिनिन और लाइसिन की यहाँ पे जो होती है ना प्रचुरता होती है। आर्जिनिन और लाइसिन जो होते हैं बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं, क्या है ये, अमाइनो एसिड, जिनका नेचर क्या है, बेसिक नेचर है। और ये अमाइनो एसिड हिस्टोन प्रोटीन में बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हिस्टोन प्रोटीन का नेचर क्या होता है, बेसिक। और यही प्रोटीन जो होती है एसोसिएटेड होती है किससे, डीएनए से, और ये मिल के क्या बनाती है, न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या बनाती है भाई, न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। तो डीएनए क्या हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड, और हिस्टोन क्या हो जाएगा, प्रोटीन, ठीक है। अभी आगे आएगा, थोड़ा देखिए, कोई बात नहीं। सो लेटर मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय द बेसिक डाई। देखिए बेसिक डाई से इन्होंने क्या किया, स्टेन किया, और इसलिए इसको बोला, इन्होंने क्या बोला, क्रोमैटिन का नाम दिया। क्रोमा का मतलब कलर होता है, नहीं, ये देखिए क्रोमा हमेशा जहां भी आएगा इसका मतलब कलर होता है, ठीक है। और टिन, टिन का मतलब यहाँ पे नॉर्मली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से होता है, ठीक है। जैसे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन हम पढ़ते हैं ना, तो वही वाला स्ट्रक्चर नॉर्मली यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। तो क्रोमैटिन, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखते हैं जो स्टेन्ड है। तो क्रोमोजोम की भी डिस्कवरी ऐसे हुई थी, ठीक है। दे आर नॉट कलरलेस, ऐसे उनको जब हमने स्टेन किया, स्टेन करने के बाद हमको कलर्ड बॉडी दिखी, बैंड्स दिखे, ठीक है। और किसने किया था भाई, फ्लेमिंग साहब ने। तो ये क्रोमैटिन की बात है जो फ्लेमिंग ने किया था, मतलब बेसिक डाई से स्टेन किया और नाम दिया क्रोमैटिन का, किसने, फ्लेमिंग ने। गलती से भी इनको रॉबर्ट ब्राउन के साथ एसोसिएट मत कर दीजिएगा, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने बस न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? अब बोल रहा है कि द इंटरफेज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग। हमने पढ़ा है सेल डिवीजन, अभी पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे। तो सेल डिवीजन जब पढ़ते हैं तो उसमें इंटरफेज स्टेज आता है। इंटरफेज स्टेज में सेल डिवाइड नहीं करता। अगर हम पूरे सेल डिवीजन के फेज को ऐसे देखें, माइटोटिक फेज को, तो ये फेज है, तो ये इंटरफेज होता है, जिसमें सेल जो है ना प्रिपेयर करती है खुद को। जैसे अभी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, आप प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन आपका जो एग्जाम डेट होगा, दिस विल बी दी मेन इवेंट, ठीक है। तो एग्जाम के पहले का जो भी आपका टाइम पीरियड है, सब क्या है, इंटरफेज की कैटेगरी है, मतलब प्रिपरेटरी फेज है। क्या है ये, प्रिपरेटरी फेज है ये। इसमें अलग अलग स्टेजेज आती हैं, जैसे आपका भी है, स्टार्टिंग होता है एकदम जब शुरू करते हैं, फिर बीच में थोड़ा सा और जब हो जाता है, और लास्ट फेज। तो ये G1 होता है, और ये S2 होता है, और ये G2 होता है। और ये वाला जो होता है जहाँ एग्जाम की बात कर रहे हैं, ये होता है माइटोटिक फेज, ठीक है। इसी में आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं?
तो यही ये बोल रहा है कि जो इंटरफेज की स्टेज होती है, इंटरफेज का जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उसमें ये जो क्रोमैटिन है ना, हाईली एक्सटेंडेड फॉर्म में आपको दिखने को मिलेगा। हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमैटिन। क्लियर है कि नहीं? और इसके अलावा क्या दिखता है, एक और स्फेरिकल बॉडी है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई। मतलब अकेला है तो न्यूक्लियोलस, और ढेर सारे अगर 2-3 दिख गए तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोली हो जाएगा। तो एक से ज़्यादा भी दिखते हैं, ठीक है, ये नहीं मानिएगा कि एक ही होता है, 1 और मोर स्फेरिकल बॉडीज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी मतलब ईएम में अगर हम देखते हैं, रिवील करते हैं, तो हमको एक बाहर कवरिंग दिखती है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप। क्या बोलते हैं भैया, न्यूक्लियर इन्वेलप। तो मेम्ब्रेन मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसका भी जो नेचर होता है ना, वही होता है फॉस्फोलिपिड बाईलेयर। क्या होता है, फॉस्फोलिपिड बाईलेयर, ठीक है, ये वही है मेम्ब्रेन। तो ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, ठीक है। तो यही है पैरेलल मेम्ब्रेन विच स्पेस विद ए स्पेस बिटवीन देम। तो इनके बीच में स्पेस होता है कितना, 10 से लेके 50 नैनोमीटर तक का। तो एक ऐसे है पैरेलल मेम्ब्रेन, ऐसे आपको दिखेंगी, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इनके बीच का स्पेस जो है, मान लीजिए एक मेम्ब्रेन ये है, एक मेम्ब्रेन ये है, तो इनके बीच का स्पेस कितना है, वेरी करता है 10 से लेके 50 नैनोमीटर तक। क्लियर है कि नहीं? और इसके बीच के स्पेस को हम क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलते हैं भैया, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और ये क्या करता है, ये जो अंदर की चीजें हैं और जो बाहर की चीज है ना, इसके बीच में बैरियर का काम करता है। जैसे आउटसाइड इन्वायरमेंट, ये आपका मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपका हो गया, ये हो गया आउटसाइड इन्वायरमेंट या आउटर, या जिसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये हो गया आपका इनर। क्या हो गया, इनर। इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो अंदर के जो मटेरियल होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, बाहर का मटेरियल जो होता है साइटोप्लाज्म। तो ये जो मेम्ब्रेन है ना, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये क्या करता है, ये बाउंड्री बनाता है। क्या बनाता है, बाउंड्री बनाता है, ताकि इधर से कोई भी मटेरियल ना आ सके और इधर से अपने आप कोई भी मटेरियल इधर से लीक ना हो सके। तो ये लीक प्रूफ बनाता है। इसको क्या बनाता है, लीक प्रूफ। अगर ऐसे अपने आप मटेरियल लीक होने लगे तब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब है, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी ये भी शो करता है। और यहाँ पे स्पेशल पोर्स होते हैं ऐसे पूरी मेम्ब्रेन पे। अगर न्यूक्लियस आप देखेंगे तो न्यूक्लियर के पूरे मेम्ब्रेन पे आपको ऐसे ऐसे ना पोर्स दिखेंगे, ठीक है, पोर्स दिखेंगे। इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो न्यूक्लियर पोर है और इनका स्ट्रक्चर जो होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसलिए इनको एनपीसी बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। इस स्ट्रक्चर को आपको नहीं पढ़ना है, क्लियरली नहीं पढ़ना है, तो डू नॉट वरी, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? सो बैरियर दिख गया क्या होता है, कैसे बनाता है। आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूअस विद द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने ईआर पढ़ते समय पढ़ा है कि जो बाहर की मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर की, मान लीजिए कि ये अगर बाहर की मेम्ब्रेन दिख रही है, तो ये आउटर मेम्ब्रेन जो है ना, ये आपका ऐसे कंटिन्यू रहती है। किसके कंटिन्यूएशन में है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? हाँ। और इसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कुछ पोर्शन पे आपको दिखेगा कि राइबोसोम होते हैं और कुछ पोर्शन पे राइबोसोम नहीं होते हैं। तो जिस पे नहीं होते हैं इसको एससीआर बोलते हैं बेसिकली, और जिस पे होते हैं इसको क्या बोलते हैं, आरईआर। तो कंटिन्यूएशन में जो एकदम शुरू के कंटिन्यूएशन में होता है बेसिकली आरईआर ही होता है, ठीक है। और आरईआर का क्या काम होता है, वहाँ राइबोसोम है तो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। क्लियर है कि नहीं? ओके, सो ये कहानी क्लियर हुई। एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर इन्वेलप इज इंटरप्टेड बाय ए माइन्यूट पोर, जिनको हमने बता दिया क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। और वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो एनपीसी याद रखिएगा, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। समझ में आया नहीं? तो इन्हीं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से आपका जो मान लीजिए एक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे हमने एनपीसी बना दिया, दिस इज एनपीसी। तो यहीं से मूवमेंट होता है। यहाँ पे आरएनए बना मान लीजिए, ठीक है, एमआरएनए स्पेशली, जो भी आरएनए, तो यहाँ से बाहर आने का काम इसी के थ्रू होगा। और कोई भी चीज़ अगर
न्यूक्लियस को चाहिए, मान लीजिए कोई प्रोटीन ऐसे है जो कि अंदर न्यूक्लियस को ही चाहिए, जैसे हिस्टोन प्रोटीन हो गई, तो बनेगी कहाँ भाई? प्रोटीन बनेगी तो बाहर ही ना अल्टीमेटली, क्योंकि ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है बाहर हो रहा है, तो अंदर से बाहर भी तो जाएगा ना। हाँ, तो जो अंदर से बाहर जाने का भी काम कहाँ से होता है? न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू ही होता है। कहानी क्लियर हुई? कहानी एकदम क्लियर हुई कि नहीं? तो ये दोनों डायरेक्शन में, बोथ डायरेक्शन में अलाउ करता है मूवमेंट को, ठीक है। कोई भी चीज अंदर से बाहर जा रही हो या बाहर से अंदर जा रही हो, मतलब साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में जा रही हो या न्यूक्लियो से साइटो में जा रही हो, यह मूवमेंट बाई डायरेक्शनल है। क्या है? बाई डायरेक्शनल, मतलब एक डायरेक्शन में केवल नहीं है कि यूनि डायरेक्शनल जा रही है बस, कि अंदर से बाहर ही जा रहा है, अंदर से बाहर नहीं, नहीं, दोनों तरफ जा रहा है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? दीज न्यूक्लियर पोर आर पैसेज या पासेज थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, सी बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। लाइन पढ़ाने का पर्पज बस यही है कि आपको दिखे कि भाई लिखा हुआ है, नहीं तो आप पढ़ेंगे नहीं। मैं ये बता दिया, इसको भी ध्यान में नहीं रखेंगे, पढ़ेंगे भी नहीं। और पढ़ने का पर्पज ये कि भाई कोई एक पॉइंट जो बताया हूँ, हो सकता है वो डिराइव्ड पॉइंट है, मुझे बताते समय मुझे पता है कि आप समझ लेंगे, हो सकता है नहीं समझे हो, तो लाइन पढ़ने पे वो भी क्लियर हो जाता है। इतनी कहानी क्लियर हुई कि नहीं? नॉर्मली देयर इज ओनली वन मॉलिक्यूल पर सेल, ठीक है, मतलब वन मॉलिक्यूल का मतलब वन न्यूक्लियस पर सेल, मतलब नॉर्मली एक ही देखने को मिलता है, ठीक है। वेरिएशन इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर आल्सो फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड, मतलब वेरिएशन भी देखने को मिलता है, लेकिन नॉर्मली अगर किसी सेल को ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें हमको एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलता है। लेकिन बाई न्यूक्लिएट कंडीशन भी हम पढ़े हैं। अब बताइए कि बाई न्यूक्लिएट कंडीशन कहाँ आती है? ये क्वेश्चन है आपके लिए कि बाई न्यूक्लिएट कंडीशन हमने कहाँ ऑब्जर्व किया है, ठीक है। तो बताइए, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कहाँ ऑब्जर्व किया है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? ये देखिए क्वेश्चन दिया है ना। हाँ, तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ, आप ढूंढ के बताइएगा कमेंट सेक्शन में कहाँ मिलता है। और कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जहाँ पे न्यूक्लियस नहीं भी होता है, न्यूक्लियस क्या होता है? अब्सेंट होता है, ठीक है। तो आप ये बताइए, आप थोड़ा सोचिए कि अगर न्यूक्लियस शुरू से ही एब्सेंट होगा तो लगता है कि आपको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, मतलब जो चीज़ें चाहिए सेल को वो बन पाएगा। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली न्यूक्लियस शुरू में रहता है, बाद में एब्सेंट होता है। लेकिन अगर शुरू से एब्सेंट है तो इसका मतलब उसके साथ जो एसोसिएटेड सेल है ना, ये पूरा का पूरा फंक्शन ये परफॉर्म करेगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, अगर प्लांट सेल की बात करते हैं, प्लांट सेल की, ठीक है, और इसमें फ्लोएम पे जाते हैं आप, अभी हमने पढ़ा नहीं है फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम में देखेंगे तो इसमें 4 टाइप के सेल होंगे। फ्लोएम पैरेनकाइमा होगा, ठीक है, और उसके बाद फ्लोएम फाइबर होगा, ठीक है, उसके बाद सीव ट्यूब एलिमेंट होगा, उसके बाद कंपेनियन सेल होगा। ये सारा फ्लोएम का है, फ्लोएम सीव ट्यूब, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम कंपेनियन सेल, ये एक साथ रहते हैं साथ में, कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब एलिमेंट, ठीक है। सीव ट्यूब जो होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है ये क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस का काम होता है, सारे फंक्शनिंग जो होता है कौन करता है? कंपेनियन सेल करता है, ठीक है, उसका कंपेनियन है, कंपेनियनशिप में रहता है, हमेशा साथ में रहता है, ठीक है, और सारे फंक्शन ये परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे सीव ट्यूब एलिमेंट जो होता है, वहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है एब्सेंट होता है। याद रहेगा, जब हम पढ़ेंगे प्लांट एनाटॉमी तब वहाँ पढ़ेंगे। ऐसे ही जब हम आरबीसी की बात करते हैं, आरबीसी की बात आप इसको पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा। आरबीसी की बात करते हैं तो वहाँ पर जो है शुरुआत में, मतलब जब आरबीसी का ग्रोथ हो रहा होता है, सेल की ग्रोथ हो रही है, तब वहाँ पे न्यूक्लियस रहता है, लेकिन बाद में न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। स्टार्टिंग में रहता है, स्टार्टिंग में आपको न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है, लेकिन लेटर स्टेज में या जो मेच्योर आरबीसी होगा, मेच्योर आरबीसी होगा, इधर लिखते हैं ना, मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस जो होता है वो क्या हो जाता है? गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा स्टडी में देखा गया कि न्यूक्लियस को खत्म करने का पर्पस क्या है कि थोड़ा और स्पेस क्रिएट हो जाता है, मोर स्पेस टू कैरी ऑक्सीजन, क्योंकि राइबोसोम, अरे आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, और हीमोग्लोबिन
ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है, तो और स्पेस मिल जाता है, ठीक है। आरबीसी का शेप नॉर्मली कैसा होता है भैया, ओवल शेप में होगा ना, ओवल शेप में होगा, क्या बताइए भाई, कॉनकेव होता है कि भाई कॉन्वेक्स होता है, आप बताइए, ठीक है, क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। और अगर सिकल सेल अगर आपको डिजीज होती है, सिकल सेल एनीमिया होता है, तो सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का शेप क्या होता है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, आपके लिए ये क्वेश्चन है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कुछ कुछ क्वेश्चन हम इसलिए पुट कर रहे हैं और करेंगे आगे, क्योंकि आप थोड़ा देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं वो पता चलेगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे कमेंट, तो इसका मतलब आपने पूरा लेक्चर देखा, और नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि आप लेक्चर कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। सी सम मैच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस, एग्जाम्पल बता दिया, इरिथ्रोसाइट्स या इसी को आरबीसी बोलते हैं, ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पसेस आर इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, मेनी मैमल्स एंड सिव ट्यूब सेल्स, ठीक है, ऑफ द वैस्कुलर प्लांट, क्लियर है, सिव ट्यूब सेल्स या सिव ट्यूब एलिमेंट्स। वुड यू कंसिडर दीज सेल्स एज अ लिविंग, बताइए कि लिविंग और नॉन लिविंग की अगर बात करते हैं तो हम खाली न्यूक्लियस के बेसिस पे लिविंग और लिविंग नॉन लिविंग में वो करते हैं डिवाइड, या कोई और क्राइटेरिया होता है? कोई और क्राइटेरिया अगर होगा तो ऑब्वियसली हम कंसिडर करेंगे, और अगर क्राइटेरिया नहीं होगा तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये आपके लिए पॉन्डरिंग का क्वेश्चन है, दीज आर द क्वेश्चन यू शुड पॉन्डर फर्स्ट, ठीक है, आई विल टेल यू द आंसर इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, क्लियर है कि नहीं, ओके। और इसके मैट्रिक्स को, जो न्यूक्लियस के अंदर का मैट्रिक्स होता है, उसको हमने पहले बोल दिया, क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे हैं, क्लियर है कि नहीं, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या कंटेन करता है, न्यूक्लियोलस बताया, और उसके अलावा क्या कंटेन करता है, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन एक्चुअली में क्या है, वही थ्रेड है जिसमें क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन या डीएनए आएगा, क्या आएगा, डीएनए, ठीक है। Nuclei are spherical structure present in the nucleoplasm. The content of the nucleolus is continuous with the rest of this nucleoplasm. मतलब ऐसा नहीं कि न्यूक्लियोलस की कोई बाउंड्री नहीं होती है, न्यूक्लियोलस की कोई बाउंड्री नहीं होती, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दिख रहा होगा इमेज में आपको, न्यूक्लियोलस की कोई बाउंड्री नहीं होती है, जो भी न्यूक्लियोप्लाज्म है उसी के कंटिन्यूएशन में थोड़ा डार्कर स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे कोई अलग से बाउंड्री नहीं है, देयर इज नो बाउंड्री, क्लियर है कि नहीं भाई, नहीं तो आप कहेंगे बाउंड्री होती है नहीं होती, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। तो ये कंटिन्यूएशन में होते हैं, कोई बाउंड्री अलग से नहीं होती है, ठीक है। सो इट इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, क्लियर है कि नहीं। और यहाँ पे होता क्या है, इट इज अ साइट फॉर द एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। हम बोले ना कि जो राइबोसोम का आरएनए होता है, अरे राइबोसोम का स्ट्रक्चर हमने बताया, तो इसमें बताया ना कि इसमें क्या होता है, राइबोसोम में क्या होता है, आरएनए होता है प्लस प्रोटीन होता है। और ये भी पढ़े कितने डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन होती है, क्वेश्चन भी पूछा है भाई 2023 के नीट में, 80 डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन होती हैं, ठीक है। तो आरएनए जो बनता है ये कहाँ बनता है, यही आरएनए कहाँ बनता है, न्यूक्लियोलस में बनता है, ठीक है। तो राइबोसोमल जो आरएनए होता है उसकी सिंथेसिस कहाँ होती है, न्यूक्लियोलस में होती है, क्लियर है कि नहीं कहानी, क्लियर है। सो लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन द सेल एक्टिवली कैरिंग आउट द प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब जहाँ पे हमको और ज्यादा से ज्यादा राइबोसोम की जरूरत होती है सपोज, तो वहाँ पे क्या है, मतलब राइबोसोम की जरूरत किस लिए होगी, प्रोटीन सिंथेसिस अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हमको राइबोसोम ज़्यादा चाहिए, क्यों, राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसी सेल में क्या होगा, राइबोसोम या न्यूक्लियोलाई और ज़्यादा दिखेंगे। कहानी क्लियर है कि नहीं। अभी हमने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर जो होता है जेनेटिक मटेरियल या क्रोमैटिन होता है, तो क्रोमैटिन जब तक है तो इसका मतलब ये लूजली अरेंज ऐसे ऐसे फैला हुआ है, पूरे सेल में ऐसे बिखरा रहेगा, ठीक है, पूरे सेल में बिखरा है। एक चीज यहाँ पे छूट रही है, हमने पहले बताया है, खैर मतलब इसके पहले वाला टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे आपका सेंट्रियोल या माइक्रोट्यूब्यूल वाला, साइटोस्केलेटन वाला, तो उसमें हमने पढ़ा था कि माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, माइक्रोफिलामेंट होते हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये बाहर की मेम्ब्रेन है ना ऐसे, तो बाहर की मेम्ब्रेन के अंदर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आपको दिखेगा ऐसे अंदर साइड में, ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर लेमाइना। क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर लेमिन या न्यूक्लियर लेमिना, न्यूक्लियर लेमिना। और ये बना किससे होता है, लेमिन प्रोटीन से बना होता है, ठीक है, लेमिन प्रोटीन। और इसमें होता क्या है, बेसिकली इसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स,
बताया ना कि ये क्या करते हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और इसी से जो न्यूक्लियर आपका जो ये क्रोमेटिन थ्रेड है ना, इसी से अटैच भी रहता है जगह जगह पे, जगह जगह पे अटैचमेंट दिखता है हमको। क्लियर है कि नहीं? तो ये बताना था मुझे कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होता है न्यूक्लियर लैमाइना, और ये इसको पूरा पूरा स्ट्रक्चरल सपोर्ट और शेप भी देता है। क्लियर है कि नहीं? ओके, सो क्रोमैटिन पे आते हैं। तो क्रोमैटिन अगर हम नॉर्मल सेल को देखेंगे तो हमको ऐसे ही थ्रेड के फॉर्म में बिखरा मिलेगा, लेकिन अगर डिवाइडिंग सेल को हम ऑब्जर्व करें, जो सेल डिवाइड कर रहे, डिवाइडिंग सेल को, ठीक है, डिवाइडिंग सेल को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें यही क्रोमोजोम या डीएनए जो है ना, बेसिकली ये डीएनए ही है, जेनेटिक मटेरियल, ये कंडेंस होता है। कंडेंस होके अल्टीमेटली हमको मोटा या ऐसे स्ट्रक्चर दिखता है जिसको क्रोमोजोम बोलते हैं, क्रोमोजोम। तो ये क्रोमो कहाँ से आया है? वही क्रोमो जो कि फ्लेमिंग ने क्या किया था, स्टेन किया था, और ये कलर्ड बॉडीज हमको न्यूक्लियस के अंदर दिखी थी, जिनको हमने क्या बोला था, क्रोमैटिन बोला था। वही क्या है, कंडेंस फॉर्म में क्रोमोजोम बनाते हैं। तो ये क्रोमोजोम हमको हमेशा नहीं दिखेगा, केवल और केवल डिवाइडिंग सेल में दिखेगा। डिवाइडिंग सेल में इस पूरे डीएनए को कंडेंस होना पड़ता है, और उस कंडेंसेशन में हेल्प करता है हिस्टोन प्रोटीन और उसके साथ और कुछ एसोसिएटेड प्रोटीन्स। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन्स और कुछ और एसोसिएटेड प्रोटीन। और ये कंडेंसेशन कितना होता है, बहुत अच्छा खासा होता है। 2 नैनोमीटर डायमीटर किसका होता है, डीएनए का। ठीक है, डीएनए का। और ये आता है एक्चुअली में, जब क्रोमोसोम ऐसे बनता है ना, तो ये इसका डायमीटर लगभग कितना होता है, 1400 नैनोमीटर। ठीक है, तो 700 टाइम्स जो है फोल्डिंग होती है, नहीं 7 दूनी 1400 हो गया ना। क्लियर है कि नहीं? तब जाके ये हमको दिखता है, तब जाके क्या दिखता है, क्रोमोसोम के फॉर्म में हमको अपीयर होता है। और इसको देखने के लिए हम सेल को जब ऑब्जर्व करते हैं, रोकते हैं, तो बेसिकली हम स्टडी करते हैं मेटाफेज की स्टेज को। डिवाइडिंग सेल में जो मेटाफेज होता है ना, मेटाफेज जिसपे सेल का अरेंजमेंट एक्चुअली में यहाँ इक्वेटर पे हमको दिखता है, जो इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी जो सेंटर है किसी भी सेल का, तो यहाँ पे क्रोमोसोम जो होते हैं ऐसे अरेंज होते हैं सपोज। ठीक है, तो इनको हम इस टाइम पे ऑब्जर्व करते हैं तो हमको ये प्रॉपर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। क्लियर है? तो मेटाफेज की स्टेज कहानी क्लियर है, जो मैंने बताया वही। तो क्रोमोसोम की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, आपको क्या है, न्यूक्लिक एसिड मिलेगा। न्यूक्लिक एसिड में बेसिकली क्या है, डीएनए है। ठीक है, और उसके साथ और क्या मिल रहा है, प्रोटीन्स मिलेगा। ठीक है, कोई भी प्रोटीन हो, बेसिकली यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन है। और इसी की बात मैं कर रहा था, हिस्टोन प्रोटीन जो होती है बेसिक प्रोटीन्स होती हैं। क्यों बेसिक प्रोटीन्स है, बेसिक नेचर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो अमाइनो एसिड है वो बेसिक अमाइनो एसिड होती हैं, आर्जिनिन और लाइसिन। ठीक है, इनका प्रचुरता होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ये दोनों अमाइनो एसिड यहाँ पे पाई जाती हैं। क्लियर है? तो इन दोनों को मिला के अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम क्या है, ये न्यूक्लियो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन है, ध्यान रखिएगा। तो क्रोमोसोम खाली डीएनए नहीं है, अगर ये कोई कहता है तो ये गलत स्टेटमेंट होगा। क्रोमोसोम इज इक्वल टू नॉट डीएनए। अगर क्रोमोसोम ऐसे लिखा है और इधर लिखा है डीएनए इज इक्वल टू डीएनए, तो ये गलत हो जाएगा। दिस इज नॉट, क्रोमोसोम नॉट इक्वल टू डीएनए। क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम इज इक्वल टू न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन है। मतलब डीएनए अगर प्लस प्रोटीन आ जाए यहाँ पे तब ये सही हो जाएगा, देन इसको आप चेंज कर सकते हैं स्ट्रक्चर को। ठीक है, तब ये इज इक्वल टू ऐसे सही हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि है क्या। तो क्रोमोसोम क्या है, एक कंडेंस फॉर्म है जो जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है, मतलब इसमें ऑलरेडी है डीएनए। इसके साथ साथ इसमें और भी प्रोटीन्स होती हैं, बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन होती है और उसके साथ कुछ और एसोसिएटेड प्रोटीन्स होती हैं। प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन्स जो हमारे में होता है वैसा नहीं होता है। क्लियर है कि नहीं? पूरी कहानी क्लियर? तो हमने ये भी बता दिया, हिस्टोन भी बता दिया, और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होती हैं। इसके अलावा क्या होता है, देखिए आरएनए भी होता है कुछ। क्लियर है कि नहीं? तो डीएनए होगा, ठीक है, हिस्टोन भी होगा, नॉन हिस्टोन भी होगा, आरएनए, तो ये सारा चीज आपको दिख जाएगा। ठीक है, डीएनए हो गया, हिस्टोन हो गया, नॉन हिस्टोन हो गया और कुछ आरएनए। तो अब पूरा अगर क्रोमोसोम को हम एकदम कंप्लीट आपको बता दें तो क्रोमोसोम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीएनए है स्ट्रक्चर, प्लस इसमें कुछ आरएनए भी है थोड़ा।
ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन हो जाएगा, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसी सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन। तो ये है क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम है मतलब, क्रोमा मतलब कलर्ड बॉडीज है। कलर्ड बॉडीज कैसे पता चली, जब हमने स्टेन किया तो ये स्टेन को क्या करता है, रिटेन करता है। क्लियर है कि नहीं, इतनी चीजें क्लियर है। तो सिंगल ह्यूमन की अगर हम बात करते हैं, मतलब जो क्रोमोसोम की बात करते हैं, सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर्स लॉन्ग दी थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स 46, ठीक है, जो क्रोमोसोम है। तो इसमें 2 मीटर इसकी लेंथ होती है पूरे डीएनए की, ठीक है। 23 पेयर जितने भी होते हैं सब में फैला रहता है, सिंगल की बात करें, ठीक है। वो कंडेंस फॉर्म में दिखा के हमको इसका साइज जो होता है, इसका डायमीटर जो होता है नॉर्मली कंडेंस होकर जब आता है तो ये 1400 नैनोमीटर का हो जाता है। लेंथ भी इसकी रिड्यूस हो जाती है। क्लियर है कि नहीं, ओके। लेंथ और ब्रेड्थ दोनों, ब्रेड्थ बढ़ती जाएगी, लेंथ रिड्यूस होती जाती है, कंडेंसेशन होता है। उस कंडेंसेशन के फॉर्मेशन में भी ही हमको न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर मिलता है, न्यूक्लियोसोम। अभी हम पढ़ेंगे, जब हम डीएनए पढ़ेंगे पूरा एप्लीकेशन ट्रांसक्रिप्शन वाला, जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे ना, तब वहाँ पे आपको बताएंगे, ठीक है। या सेल डिवीजन आएगा तो भी आएगा, हो सकता है, बताएंगे, बता तो दे रहे हैं। अभी आप ध्यान देंगे तो आपको पूरा चीज़ तो मैं नॉर्मली यहीं बता दे रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हैं नहीं। अब जब हम क्रोमोसोम को, जो विजिबल क्रोमोसोम है स्पेशली, और ये विजिबिलिटी कब दिखेगी हमको, स्पेसिफिकली डिवाइडिंग सेल में ही दिखती है, मैं बोल रहा हूँ। ये नॉन डिवाइडिंग सेल में आपको नहीं दिखेगा, डिवाइडिंग सेल में दिखेगा। और हम बेसिकली मेटाफेज की स्टेज को अरेस्ट करते हैं, मेटाफेज की स्टेज को अरेस्ट करते हैं। और मेटाफेज की स्टेज को अरेस्ट किस तरीके से किया जाता है, यहाँ पे केमिकल होता है जिसको कॉल्चिसिन बोलते हैं, कॉल्चिसिन, ठीक है। कॉल्चिसिन एक प्लांट से निकाला जाता है जिसको कॉल्चिकम ऑटमनेल बोलते हैं, ऑटमनेल। ये क्या करता है, स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को या टिब्लिन की जो असेंबली होती है उसको रोक देता है। तो स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा, स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा तो आके अटैच नहीं होगा, अटैच नहीं होगा तो क्रोमोसोम जो है मेटाफेज स्टेज में रुका रहेगा। तो किसी भी डिवाइडिंग सेल पे हम जब कोल्चिसिन का ट्रीटमेंट कर देते हैं ना, किसी भी डिवाइडिंग सेल पे कोल्चिसिन का ट्रीटमेंट कर देते हैं, तो उसमें से कुछ सेल जो होती हैं वो मेटाफेज में अरेस्ट हो जाती हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेटाफेज क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं होता है, तो डिवाइड ही नहीं होगी, मतलब क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं होगा। तो ये हमको इसी फॉर्म में दिखेंगे। इस फॉर्म में देखने का पर्पज क्या, हम स्टडी करते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। कहानी क्लियर हुई। तो जब हम क्रोमोसोम को ऑब्जर्व करते हैं तो हमको क्रोमोसोम ऐसे ऐसे मोटा सा खाली नहीं दिखता है, ठीक है। इसके बीच में कहीं हमको कॉन्स्ट्रिक्शन दिखेगा, कहीं भी इन बिटवीन 2 इंच हमको कॉन्स्ट्रिक्शन दिखेगा। मतलब ऐसे मान लीजिए हमको स्ट्रक्चर दिखा है ऐसे, तो ये कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ ना, यहाँ पे अंदर ऐसे धसा हुआ स्ट्रक्चर, इसी एरिया को हम क्या बोलते हैं, इसी एरिया को हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर, या इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और ये एसेंशियल है, मतलब ये होगा ही होगा, समझ रहे हैं ना। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो है एसेंशियल है। और ये मैं सोचिए यहाँ डीएनए नहीं होगा, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन ये सेंट्रोमियर पर भी डीएनए होता है, सेंट्रोमेरिक डीएनए बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमेरिक डीएनए। तो ये मत सोचिए कि भैया यहाँ पे घुस गया डीएनए नहीं होता ना, डीएनए पूरा लेंथ में ऐसे फैला होता है। क्रोमोसोम है ना, ये देख रहे हैं ना क्रोमोसोम, तो डीएनए पूरी लेंथ में ऐसे ऐसे फैला रहता है, ऐसे, समझ रहे कि नहीं। हाँ, ध्यान में रहना चाहिए आपको, ठीक है। और इस सेंट्रोमियर के चारों तरफ, अगर सेंट्रोमियर हम देख लिए तो सेंट्रोमियर चलिए आगे बताते हैं दूसरे उसमें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये हमने आपका ये बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेंट्रोमियर दिखा दिया, दिस इज सेंट्रोमियर, ठीक है। सेंट्रोमियर के ना चारों तरफ ऐसे आपको डिस्क शेप में स्ट्रक्चर दिखता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन से बना होता है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को काइनेटोकोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। और स्पिंडल फाइबर जो आता है ना, इसी काइनेटोकोर से अटैच होता है। हम यहाँ पे और डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन बता दें, काइनेटोकोर में भी एक इनर होता है, एक आउटर होता है। तो जो ये आउटर वाला है ये डिस्क बनाता है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर बनाता है, जिससे स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर ही अटैच होते हैं। लेकिन जो इनर काइनेटोकोर है ना, काइनेटोकोर, ये इनर काइनेटोकोर इसका पार्ट होता है, सेंट्रोमियर में एम्बेडेड होता है, सेंट्रोमियर के साथ एसोसिएटेड होता है। मतलब
ये परमानेंट होता है। ये क्या होता है? परमानेंट। और ये आउटर जो होता है ना, ये जब जरूरत होती है सेल डिवीजन की तभी ये आके असेंबल होता है इसके बाहर डिस्क शेप स्ट्रक्चर में और स्पिंडल फाइबर से अटैच होता है। तो ये कह लीजिए आप टेम्परोरी है, आउटर जो होता है टेम्परोरी होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, इतने डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, बहुत और डिटेल स्ट्रक्चर है, इसीलिए मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ, क्योंकि आप परेशान हो जाएंगे, कहेंगे कि पता नहीं कहाँ से पढ़ा रहे हैं, फिर आप देखेंगे भी नहीं। एवरी क्रोमोसोम देखिए इसेंशियली का मतलब नेसेसरी है, ये होता ही होता है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, मतलब ये धसा हुआ पोर्शन जो मैंने आपको दिखाया, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। और इसके दोनों साइड में ये जो मैंने बनाया ना स्ट्रक्चर, दोनों साइड में डिस्क शेप स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है, इसको काइनेटोकोर्स बोलते हैं। कहानी क्लियर है? कहानी क्लियर है नहीं? सेंट्रोमियर होल्ड्स 2 क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम। तो अगर सेंट्रोमियर की अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रोमियर पे यूजुअली देखिए अगर सेंट्रोमियर है तो 2 क्रोमैटिड, ठीक है, 2 क्रोमैटिड होल्ड करता है। देखिए एक क्रोमैटिड ये आपका हो गया, दूसरा क्रोमैटिड ये हो गया। ठीक है, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, मतलब ये जो सेंट्रोमियर है इसका लोकेशन कहाँ है, मतलब पूरा क्रोमोसोम पे कहाँ, जैसे एक मान लीजिए हमने यहाँ बना दिया तो इसका लोकेशन देखिए शिफ्ट हो गया थोड़ा ऊपर साइड में। ठीक है, और अगर मान लीजिए हमने ये क्रोमोसोम यहाँ बनाया है तो साइज तो क्रोमोसोम की सेम है, लेकिन इसका पोजीशन देखिए क्या हो गया, थोड़ा मिडिल में शिफ्ट हो गया। तो ये जो पोजीशन है सेंट्रोमियर की, इसके पोजीशन के बेसिस पे हम क्रोमोसोम को अलग अलग डिवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप से। मतलब ये हम बनाए नहीं है, ये हमको दिखता है, सेल में हमने ऑब्जर्व किया है जब, तो ऐसे टाइप के क्रोमोसोम हमको दिखते हैं। तो ये सेंट्रोमियर अगर बीच में है, ये देखिए अगर बीच में है तो इनको हम क्या बोलते हैं? मेटासेंट्रिक बोलते हैं। क्या में बोलते हैं? मेटा का मतलब बीच में, मेटासेंट्रिक मतलब सेंट्रोमियर बीच में है, बीच में यहाँ पे है, कहीं पे भी ये देखिए जहाँ पे भी बीच में होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये मेटासेंट्रिक हो जाएगा। इसको नहीं, थोड़ा बीच में नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है, तो ये मेटासेंट्रिक है, दिस इज मेटासेंट्रिक। ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया ऊपर, मतलब ये दोनों आर्म्स जो है इनकी बराबर नहीं है। ये देखिए आर्म्स की बात करें, यहाँ पे लिखा नहीं, तो शॉर्ट आर्म जो होता है इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं और लॉन्ग आर्म को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो P आर्म जो होता है वो क्या होता है? शॉर्ट आर्म। ठीक है, और शॉर्ट आर्म को हमेशा ऊपर रखते हैं, इसी के बेसिस पे हम पूरे क्रोमोसोम को अरेंज करते हैं। ठीक है समझ रहे नहीं? इसी बेसिस पे क्रोमोसोम को अरेंज करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? कैरियोटाइपिंग बोलते हैं, कैरियोटाइपिंग ये टाइपिंग लिखने वाला टाइपिंग नहीं है, कैरियोटाइपिंग का मतलब अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स। ठीक है, कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ शेप, साइज, बैंड, सब कुछ के बेसिस पे जो अरेंजमेंट होता है उसको हम कैरियोटाइपिंग बोलते हैं। इसमें शॉर्ट आर्म हमेशा ऊपर होती है और क्यू आर्म जो होती है, लॉन्ग आर्म जिसको बोलते हैं, ये लॉन्ग आर्म है, ये नीचे होती है। तो सॉरी अगर मेटा ये सेंट्रोमियर थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाए, ठीक है, ऊपर शिफ्ट हो जाए, तो ऊपर शिफ्ट हो जा रहा है तो इसको क्या बोल दे रहे हैं? सब मेटासेंट्रिक। क्या बोल दे रहे हैं? सब मेटासेंट्रिक, मतलब मेटा नहीं है, थोड़ा शिफ्ट हो गया है तो सब मेटासेंट्रिक हो गया। क्लियर है? और थोड़ा शिफ्ट हो जाए, देखिए ये लंबा हो गया, ये और छोटा हो गया, तो ये क्या आएगा? एक्रोसेंट्रिक होता है। क्या होता है? एक्रोसेंट्रिक। और एकदम खत्म हो जाए, लगभग खत्म हो जाए या बिल्कुल छोटा सा रहे तो इसको हम बोल देते हैं क्या? टीलोसेंट्रिक। टीलो का मतलब एकदम एंड पे है, टीलोसेंट्रिक। ठीक है, तो ये किस बेसिस पे है? सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे है। ठीक है, सेंट्रोमियर का पोजीशन कहाँ पे, क्रोमोसोम में कहाँ है, उसके बेसिस पे है। ठीक है, एक चीज और देखने को आपको मिल रही है कि क्रोमोसोम में ये देखिए एक और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन हमको दिख रहा है, मतलब क्रोमोसोम पे एक और हमको ऐसे गड्ढा या डिप्रेशन दिख रहा है। नहीं तो प्राइमरी तो फिक्स है, दिस इज द प्राइमरी, ये सेंट्रोमियर है और ये एसेंशियल है, ये सब में होगा। लेकिन ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन सब में नहीं होता है, जहाँ पे होता है ये मार्कर की तरह काम करता है। मार्कर का मतलब इसको हम लोकेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कहाँ कहाँ है, और इसके बेसिस पे अगर कोई कैरेक्टर, कोई एक्सप्रेशन जीन का चेंज हो रहा है तो हम क्लियर बता सकते हैं कि इसी के बेसिस पे हो रहा है। ठीक है, सैटेलाइट क्रोमोसोम मतलब जो आपका सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद वाला जो डीएनए होता है
और क्रोमोसोम का पार्ट होता है उसको सैटेलाइट क्रोमोसोम बोलते हैं। यहाँ पर भी डीएनए होता है उसको सैटेलाइट डीएनए भी बोलते हैं। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ह्यूमन क्रोमोसोम की अगर हम बात करते हैं, अगर ह्यूमन क्रोमोसोम की बात करते हैं तो उसमें हमको लगभग 5 जो क्रोमोसोम है, 5 पेयर, उस पर हमको देखने को मिलता है सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट डीएनए या सैटेलाइट क्रोमोसोम। तो 13 को, 14 को, 15 को, 21 को एंड 22 को, इनको हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट क्रोमोसोम या सैट क्रोमोसोम। क्लियर है कि नहीं? हाँ, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए। सैटेलाइट का मतलब दूर से ध्यान रखिए, तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बियॉन्ड ये होता है। ठीक है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बियॉन्ड का जो क्रोमोसोम है उसको हम बोलते हैं सैट क्रोमोसोम या सैटेलाइट क्रोमोसोम। कहानी क्लियर है कि नहीं? अब ये अगर मूव करते हैं ना, तो इसके बेसिस पे इनका शेप भी चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है आपको शायद, तो बता देता हूँ बस। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे स्पिंडल फाइबर आके अटैच हुआ है ऐसे काइनेटोकोर से, यहाँ काइनेटोकोर है, स्पिंडल फाइबर आके अटैच हुआ। अब मान लीजिए इधर ये मूव कर रहा है, इधर ये मूव कर रहा है, यहाँ से ये ब्रेक हुआ। क्लियर है ना? ब्रेक तो होगा ना अल्टीमेटली, तो स्प्लिट हो रहा है, सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, तो स्प्लिटिंग होगी और ब्रेक होगा तो मूवमेंट होगा। अब ये इधर से मान लीजिए इधर साइड में मूव किया, तो ये आर्म्स जो है इधर साइड में मूव हो जाएंगे, क्योंकि आर्म्स तो रिजिड है नहीं। तो इधर साइड में जब मूव होंगी तो ये स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा? एक ये सेंटर हो गया, और एक आर्म इधर दिख रही है आपको, और एक आर्म जो है ऐसे दिखेगी। तो कैसा शेप बना? इसको सीधा कर दीजिए, सीधा करेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। मतलब जो इंग्लिश का लेटर वी होता है ना, वी शेप में दिखेगा। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जब मूव करता है सेल में तो हमको वी शेप में स्ट्रक्चर दिखता है। तो इससे भी हम बता देते हैं कि जो क्रोमोसोम है वो क्या है? मेटासेंट्रिक कंडीशन में है। ठीक है, लेकिन अगर इस कंडीशन में होगा, सब मेटा में होगा, तो इसमें अगर अटैचमेंट होकर मूवमेंट होगा सपोज, तो देख लीजिए इसमें मूवमेंट होगा तो एक क्रोमोसोम, एक पोर्शन थोड़ा छोटा दिखेगा ऐसे, और दूसरा क्रोमोसोम थोड़ा ऐसे पार्ट लंबा दिखेगा। तो इसको अगर आप पलटेंगे तो ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिखेगा ऐसे। तो ये इंग्लिश के लेटर एल शेप जैसा है। नहीं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ मिटा दीजिए नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश के लेटर कैसा दिख रहा है? एल शेप में दिख रहा है। नहीं, अरे इसको सीधा करिए भाई, सीधा करेंगे तो ऐसे दिखेगा, ऐसे थोड़ा। ये सेंट्रोमियर है। ठीक है, इसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। तो सब मेटासेंट्रिक का जब ये मतलब एनाफेज के बाद टीलोफेज में जा रहा है, ऐसे डिवाइड होने की कंडीशन में जब खींच रहा है एनाफेजिक कंडीशन में, तो उस कंडीशन में ये एल शेप में अपीयर होगा। ठीक है, और इससे मतलब सेंट्रोमियर शिफ्ट हो गया तो और छोटा हो जाएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ हो गया ये, और ये ऐसे छोटा हो गया, और ये और लंबा हो गया ऐसे। तो इसको अगर सही मामले में आप देखेंगे तो ऐसे बना लीजिए भाई। जे शेप स्ट्रक्चर क्या होता है? ऐसे होता है। नहीं, ऐसे होता है ना जे शेप स्ट्रक्चर, तो यही है। तो ये इंग्लिश के लेटर जे की तरह अपीयर होता है, तो इसको जे शेप बोलते हैं। और अगर ये कहेंगे तो ये इंग्लिश के लेटर आई की तरह अपीयर होता है। ठीक है, ऐसे आई की तरह, बिल्कुल। क्लियर है कि नहीं? तो आई शेप स्ट्रक्चर, जे शेप स्ट्रक्चर, एल शेप स्ट्रक्चर एंड वी शेप स्ट्रक्चर हमको ये भी दिखता है कब? ये जब मूव करता है एनाफेज कंडीशन में तब दिखता है। और ये भी एग्जैक्टली वही चीज बताता है, उसी के बेसिस पे हम इसको बता पाते हैं कि इसको सेंट्रोमियर की लोकेशन क्या है। समझ रहे ना? स्ट्रक्चर देख के हम बता देंगे कि भाई सेंट्रोमियर की लोकेशन इसमें क्या है। तो यही नाम आपको दिया है। देखिए, मेटासेंट्रिक हो गया, सब मेटासेंट्रिक हो गया, एक्रोसेंट्रिक हो गया, और उसके बाद टीलोसेंट्रिक हो गया। कहानी क्लियर हुई? ओके, आई थिंक कहानी अब क्लियर हो गई है। और ये देखिए ना, समटाइम फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। मतलब ये देखिए नॉन स्टेनिंग है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है नॉन स्टेन नहीं करता है एट अ कॉन्स्टेंट लोकेशन, ये फिक्स लोकेशन है। दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड सैटेलाइट। ये हमने बता दिया। इसी के बेसिस पे उस क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? सैट क्रोमोसोम। नंबर हमने बताया ह्यूमन के लिए क्या है? 13 है, 14 है, 15 है, ठीक है, 21 है, 22 है। इन क्रोमोसोम में आपको सैटेलाइट क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। ह्यूमन क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो लास्ट है, इसमें कुछ नहीं है भाई, माइक्रो बॉडीज है, मेनी मेम्ब्रेन बाउंड है। देखिए माइक्रो बॉडीज ना मेम्ब्रेन बाउंड है, इसको बस ध्यान रखना, नहीं तो क्वेश्चन यहीं से बस पूछ देगा। माइन्यूट वेसाइकल है, जिनको हम माइक्रो बॉडीज बोलते हैं, क्या करती हैं? वेरियस एंजाइम्स जो है कंटेन करती हैं, दोनों में पाई जाती हैं, प्लांट और एनिमल सेल में। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई माइक्रो बॉडीज जो होती हैं केवल एनिमल में होती हैं, केवल प्लांट में होती हैं। वेसाइकल लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें एंजाइम्स होते हैं। ठीक है,
जैसे लाइसोसोम था ना, वैसे ही इसमें क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। क्लियर है? और ये मेम्ब्रेन बाउंड है, मेम्ब्रेन बाउंड। तो इसी के साथ आज हमने सेल पूरा ख़त्म कर लिया है। आप प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, मेरे चैनल पे पूरा का पूरा लेक्चर जो है सेल का, यूनिट सेल जो चैप्टर 8 है पूरा कवर करिए। इसके पहले हमने और भी पढ़ाया है, फोटोसिंथेसिस पूरा पढ़ाया है, रेस्पिरेशन पूरा पढ़ाया हुआ है, आप जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है वो भी पूरा पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इकोसिस्टम का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब देखिए बहुत आराम से, आपको जितना आराम से मैं समझा रहा हूँ ना, ये एग्जैक्टली जैसे ऑफलाइन आप क्लास करते हैं ना वैसे ही है। ठीक है, और ऐसे नॉर्मली आपको क्लासेस मिलेंगी, लेकिन आई डोंट थिंक कि मतलब इतनी आराम से और इतनी लेंथ और डिटेल में लोग बता रहे हैं। ठीक है, बताते हैं लोग, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं बताते हैं सब लोग, मैं ये नहीं क्लेम करूँगा कोई नहीं बता रहा है, बताते हैं, लेकिन समझाने और समझने की बात है कि कैसा फील होता है आपको। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन कितना होता है और आप पढ़ते कितना है। इसके साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ बचा नहीं रह गया। आपको कुछ अगर करना है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछना है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ठीक है, इसके अलावा भाई चैनल को थोड़ा लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे तो और अच्छा होगा, थोड़ा और लोगों तक पहुँचेगा। समझ में आया कि नहीं? चलिए यहाँ फिनिश करते हैं। और हाँ, सारे चैप्टर की समरी आप एक बार पढ़ लिया करिए। ठीक है, जब चैप्टर खत्म हो जाए तो समरी प्लीज़ आप रीड कर लिया करिए। Thank you very much for your patience and kind attention. Thank you.